नमस्कार बच्चों, सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे जो चला था 1920 से 1922 ईस्वी के बीच में। असहयोग आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1919 से 1947 का जो काल है वो भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः उन्हीं के नेतृत्व में चला और उन्होंने नया स्वरूप और दिशा प्रदान की। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग मतलब आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्यों में असहयोग प्रदान करना। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस तरह का एक डाला गया बदलाव कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार से सहयोग ना दिया जाए। इसमें अपन पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के कारण। पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। सत्याग्रह के सफल प्रयोगों में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जो एक मूल मंत्र दिया था वो था उनका असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करना। प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब उन्होंने स्वशासन को अपनाया। ये घोषणा की कि यदि इस युद्ध में वे विजय होंगे तो संसार को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित रखेंगे। मतलब किसी भी राष्ट्र का स्वशासन होगा, मतलब कोई भी उसके ऊपर वो किसी भी तरह से परतंत्र नहीं रहेगा। यही सोचकर प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने मित्र राष्ट्रों की पूरी सहायता की। उन्हें इस बात का विश्वास था कि युद्ध में सहयोग तथा बलिदान के बदले ब्रिटिश सरकार उन्हें संवैधानिक तथा प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करेगी। लेकिन जब नवंबर 1918 ईस्वी में युद्ध समाप्त हो गया तो ऐसा लगने लगा कि युद्ध काल में भारत के प्रति अपनाई गई उदार नीति अंग्रेजों की कूटनीति थी। युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति से भारतीयों में बहुत ज़्यादा दुख या निराशा की भावना ने जन्म लिया। ऐसे असंतोषजनक वातावरण में गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। दूसरा था प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से जन, धन एवं साधनों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया। भारत से ये सब सुविधाएं अंग्रेजों ने बिना मुफ्त में ली थी और केंद्र में इस युद्ध में लगभग 12 लाख भारतीय सैनिक विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध के लिए भेजे गए। उनके भोजन, युद्ध सामग्री एवं आने जाने का खर्च भारत सरकार को ही सहन करना पड़ा था, जिसके कारण सरकार पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा। इस प्रकार युद्ध काल में अंग्रेजी सरकार की नीति के कारण भारतीय जनता की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। अनाज व वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। साधारण जनता को भीषण कष्ट उठाने पड़ रहे थे और अत्यधिक मूल्य वृद्धि हो गई थी। महंगाई बढ़ गई थी। मूल्य वृद्धि के कारण अंग्रेजी व्यापारियों और तो साहूकारों ने इसका फायदा भी उठाना शुरू कर दिया था। तीसरा था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना से असंतोष। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना लागू की गई। इस योजना में भारत सरकार के वास्तविक रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का सुझाव नहीं था। केंद्र में सरकार पहले की भांति अनुदारवादी और प्रांतों में भी उत्तरदायी पूर्ण शासन की स्थापना नहीं की गई। गृह सरकार का भारत पर पूर्ण नियंत्रण रहा। इस व्यवस्था से उदारवादियों को छोड़कर अन्य राजनीतिक नेता संतुष्ट न हो सके। उनको लगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उन्हें कुछ अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी।
चौथा कारण था रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने के लिए रॉलेट एक्ट ने भी प्रेरित किया। 1918 ईस्वी में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की कि भारत में किस प्रकार और किस हद तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और उनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस समिति ने इसके लिए कठोर कानूनों की सिफारिश की, कठोर कानून लागू करने के लिए भारत के लिए प्रेरित किया। 21 मार्च 1919 को इस एक्ट को पास कर दिया गया। भारतीयों ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया, किंतु फिर भी इसे लागू कर दिया गया और उन्होंने इसे काला कानून की संज्ञा दी। भारतीयों ने इस काले कानून के वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए नारा भी दिया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। जिन्ना, मनमोहन मालवीय आदि नेताओं ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफे दे दिया। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया तथा उनके सुझाव पर कांग्रेस ने संपूर्ण देश में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हड़ताल का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 को देश भर की दुकानों तथा कारखानों में हड़ताल तथा जनता द्वारा एक दिन के उपवास की अपील की गई, किंतु बाद में हड़ताल का दिन बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। इस परिवर्तन की सूचना देर से निकली। इस बीच दिल्ली में 30 मार्च को ही सत्याग्रह कर दिया गया। 6 अप्रैल को देश के अन्य नगरों में हड़ताल हुई। सरकार ने विरोध को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। अनेक स्थानों पर निहत्थे लोगों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, जिससे कई व्यक्ति मारे गए। सबसे खतरनाक भीषण तो पंजाब के अंदर हुआ था। गांधी ने इन सब चीज़ों का बहुत विरोध किया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे भारत में आग की तरह फैल गई उनकी गिरफ्तारी की खबर। अनेक स्थानों पर गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जुलूस और जलसे निकाले गए। 30 अप्रैल 1919 को पंजाब के अत्यंत प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिए गए। ये दोनों अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार करवाए गए थे। इस घटना से अमृतसर में बहुत उत्तेजना फैल गई। नेताओं ने निर्वासन का विरोध करने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। उग्र भीड़ ने अनेक सरकारी भवनों, पोस्ट ऑफिसों तथा बैंकों को आग लगा दी और कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी। 30 अप्रैल 1919 को अमृतसर नगर का शासन सैनिक अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया, जिसका सर्वोसर्वा जनरल डायर को बना दिया गया। 5th पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। सरकार की इस दमनकारी या इस विरोधात्मक स्थिति का विरोध करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल को अमृतसर में एक जनता ने हड़ताल की तथा जुलूस निकाला। सैनिक पदाधिकारियों की ओर से इसके विरोध में 12 अप्रैल को सार्वजनिक सभा करने पर रोक लगा दी गई, किंतु इस प्रतिबंध का नोटिस नगर में अच्छी तरह नहीं घुमाया गया। बहुत से लोग तो इस प्रतिबंध की खबर से अनजान थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस दिन बाग में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। जनरल डायर, 100 भारतीय और 50 अंग्रेजी सैनिकों
को लेकर जलियांवाला बाग में पहुंच गया। वह अपने साथ एक मशीन गन भी ले गया था, परंतु उसको वह अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि जलियांवाला बाग का एक ही रास्ता था और वो भी बहुत तंग सकड़ा था, जिसके कारण मशीन गन अंदर नहीं ले जाई जा सकती थी। सभा काफ़ी शांतिपूर्ण हो रही थी, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल किचलू तथा गांधी की रिहाई की मांग के अतिरिक्त रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। जनरल डायर ने लोगों को चेतावनी दिए बिना उन पर 1650 गोलियां चलाई और उसने गोलियां चलाना उसी समय बंद किया जब उनका गोला बारूद ख़त्म हो गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 400 लोग मारे गए और 1000 या 2000 के करीब घायल हो गए, किंतु ये रिपोर्ट वास्तविक मरने वालों की संख्या से बहुत कम थी। जनरल डायल को ये कृत्य शांति स्थापना के कारण नहीं बल्कि प्रतिरोध, एक बदला लेने की स्थिति से प्रेरित था। 14 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। पंजाब की घटनाओं की खबर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी घटना किसी भी पत्रिका या पेपर में नहीं छपी। सैनिक प्रशासन द्वारा जनता पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उन्हें सार्वजनिक रूप में कोड़े लगाए गए। पेट के बल रेंगकर चलने को मजबूर किया गया। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों पर अत्याचार हुए। अमृतसर की इस घटना की पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई। नेक्स्ट था हंटर कमेटी और उनकी अन्यायपूर्ण रिपोर्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकार की दमनपूर्ण नीति, नरसंहार नीति के विरोध में सर की उपाधि का परित्याग कर दिया तथा शंकर डायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। घटना का पता चलने पर सारे देश में इस भीषण हत्याकांड के कारण सनसनी फैल गई। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारतीयों में घृणा की आग प्रज्वलित हो गई। देश के विभिन्न भागों में पंजाब में घटनाओं की जांच पड़ताल की मांग होने लगी। विवश होकर सरकार ने घटनाओं की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति में सर चिम्मन लाल और पंडित जगत नारायण भारतीय सदस्य थे, जबकि अन्य अंग्रेज थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब के अधिकारियों के कार्य पर पर्दा डालने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को निरपराध समझा जाने लगा, जबकि डायर को सिर्फ नौकरी से अलग कर दिया गया। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित किया। वहीं ही जनता ने उसके लिए काफ़ी चंदा इकट्ठा किया। वहाँ की जनता ने इन सभी घटनाओं ने गांधी समेत सभी भारतीयों को काफ़ी दुख पहुंचाया। नेक्स्ट था कांग्रेस द्वारा जांच। कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन गांधी की अध्यक्षता में किया। इस समिति के सदस्य चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, तैयब जी तथा डॉक्टर जयशंकर थे। इस रिपोर्ट में जलियांवाला बाग के मृतकों की संख्या सरकारी रिपोर्ट की संख्या से बहुत अधिक बताई गई। कांग्रेस ने पंजाब के अत्याचारों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को उचित दंड देने तथा मृत व्यक्तियों के कुटुंबजनों को
आर्थिक सहायता देने की मांग की, किंतु सरकार ने इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।